जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चों का रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, तो उन्हीं में से एक अमरलाल मेहता झारखंड से जो कि हैं, ये हमारे बीच हैं। आज हम लोग इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और कैसे इन्होंने रिटन क्वालिफाई करा है और कैसे इनको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये रिटन क्वालिफाई कर लेंगे और इन्होंने एसएसबी की तैयारी रिज़ल्ट आने से पहले ही शुरू कर दिया। तो आज हम लोग इनसे मुलाकात करते हैं। तो अमर, यस सर। आप कैसे हैं और आपको कैसा लग रहा है रिटन क्वालिफाई करने के बाद? फाइन सर, इट वाज रियली अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी सर। इट वाज माय हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ सर। मैंने सोचा कि मेरा एक बहुत अच्छा सपना क्लियर होने वाला है सर। आई एम वेरी क्लोज टू डैट सर। आप बहुत ज़्यादा क्लोज तो हैं ही हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप एसएसबी भी क्लियर करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि आपने 10 अप्रैल का पेपर दिया। यस सर, यस सर। आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो? सर मैं 10 तक सीबीएसई से पढ़ा था, इसके बाद 12 मैंने स्टेट बोर्ड से पास किया है सर, झारखंड बोर्ड। तो आपको पता है कि मैथ्स हमारा 300 नंबर का, जीएटी हमारा 600 नंबर का। आपके हिसाब से मैथ्स की तैयारी आपने कैसे करी है? सर मैथ्स का सबसे पहले मैंने पूरा बेसिक क्लियर किया, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर फोकस किया। मेरा एक स्पेशल स्ट्रैटेजी रही थी कि मैं हर संडे को एक 10 बजे से ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर देता था और 5-6 मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आने लगी सर। वो हर मॉक टेस्ट में 150 से ज़्यादा नंबर्स मेरे आ रहे थे, तो मैं श्योर था कि मेरा मैथ्स का पेपर आराम से हो जाएगा। ओके, तो आप जैसा बता रहे हैं कि आपने मैथ्स की जो तैयारी करी है वो मॉक टेस्ट दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, और आप जो टाइम बता रहे हैं ये तो वही टाइम हो गया जो आपका एनडीए का पेपर का टाइम होता है। तो इसके लिए कोई पीछे कोई स्पेशल लॉजिक था या फिर जैसा हम लोग बताते हैं कि उसी टाइम पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी टाइम पर मॉक देना चाहिए जिससे आप अकस्टम हो जाएं पेपर के पैटर्न से? यस सर, मेरे को फील लेती थी कि मैं रियल में एनडीए का एग्ज़ाम लिख रहा हूँ सर। हर दिन मैं हर पेपर को यही सोच के देता था कि ये मेरा फाइनल है, इसके बाद मेरा रिजल्ट आने वाली है। वेरी गुड। नाउ आपने बता दिया मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। आप कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करा या फिर ऐसा कोई टॉपिक था जिसको आप छोड़ के गए हैं पेपर के लिए? यस सर, मैथ्स 300 मार्क्स की होती है सर, और 300 मार्क्स ज़रूरी नहीं है, 110 मेरे खुद के आ रहे हैं सर। मैंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अलजेब्रा पर फोकस किया। मेरे कैलकुलस थोड़ा कमज़ोर थे तो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैंने जो कमज़ोर था उसे छोड़ दिया। मैंने कॉनिक सेक्शन पूरा छोड़ दिया था, 3D भी छोड़ चुका था सर। बाकी जो भी मेरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे उसे और स्ट्रॉन्ग किया, उस पर और ज़्यादा फोकस किया, न कि जो मेरे वीक चैप्टर थे उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो आप जैसे बता रहे हैं आपने बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स भी छोड़े हैं जिसके पीछे बच्चे पागलों की तरह भागते रहते हैं। आपने कोनिक सेक्शन भी छोड़ दिया, आपने कैलकुलस भी छोड़ दिया। आप ये बताओ आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा था मैथ्स में? सर मैथ्स में मेरे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन थे अलजेब्रा सर, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए और ये चैप्टर जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जो भी चैप्टर थे मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और एक और था, सबके बीच में ये रहता है कि स्टैटिक्स बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने बहुत मेहनत किया था सर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर। ऑफकोर्स मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही था तो वो ही बहुत अच्छा मेरा गया था सर। अच्छा, आप जैसा बता रहे हैं, मैंने आपसे ये चीज़ तो पूछी नहीं कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना बना है, तो आप एक बार बच्चों को ये बताइए कि आपका एनडीए में ओवरऑल स्कोर कितना बना है और बच्चों को इस स्कोर को अटेन करने के लिए जो आपका स्कोर आया है उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चे पागलों की तरह भागते रहते हैं, वो 900 नंबर पे फोकस तो जरूर रखते हैं लेकिन उनका रिटर्न तक क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो आप ये बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं 900 में और बच्चे ये नंबर कैसे ला सकते हैं? सर मेरे टोटल रिटेन में मैथ्स में 110 और जीएटी पेपर में 285 बन रहे हैं, टोटल 395 आ रहे हैं सर। मैं कहना चाहता हूँ सारे बच्चे को कि कभी भी बहुत बड़ा ड्रीम लेकर ना चले, बस मेरे को एनडीए की कट ऑफ पार करनी है, क्योंकि जो मेन गेम है वो है एसएसबी का, और एनडीए तो बस एक रिटेन तो एक फिल्टर वाला प्रोसेस है सर। तो मुझे भी बहुत सारा डिमोटिवेशन होता था कि मेरे बहुत लोगों से कम होते मार्क्स आ रहे हैं, पर मैं दूसरों से कभी खुद को कंपेयर नहीं किया। बस मैं अपना देखते रहा कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मेरे हर बार कट ऑफ क्लियर हो जाते थे और मैं खुश रहता सर। किसी से कभी कंपेयर नहीं किया खुद को। तो देखिए, ये जो जैसा बता रहे हैं कि
रिटन के ऊपर इनको कॉन्फिडेंस था कि ये क्लियर कर लेंगे। इनका जो भी सेक्शनल कट ऑफ वगैरह जितना भी था, ये जो स्कोर बना रहे थे, ये 400 नंबर के आसपास ही था। आपको भी पता है कि 900 नंबर का पेपर है और 400 नंबर के करीब इनका स्कोर आ रहा है, और उसके बाद भी ये रिटन क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो 900 नंबर का 50% कितना होता है? 450 नंबर, और 450 नंबर से भी कम इनके आ रहे हैं, उसके बाद भी रिटन क्वालिफाई करा है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सेक्शन को आपको फोकस करना है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और क्या आपका वीक सेक्शन है, किसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और किसको आप छोड़ सकते हैं। नंबर आपको सिर्फ 400 के करीब लेके आने हैं, जिससे कि आप बहुत ही सेफ साइड पे आ जाते हैं रिटन क्वालिफाई करने के लिए। पता चला आप सब चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपके 400 नंबर भी नहीं बने, फिर क्या होगा? रिटन भी क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर लग जाएंगे। तो सबसे पहला मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि किसी तरह आपका रिटन क्वालिफाई हो। अमर, अब मुझे ये बताओ, आपने मैथ्स के सेक्शन के बारे में बता दिया, आपको भी पता है कि जीएटी एक बहुत वाइड सेक्शन है, तो आप बच्चों को क्या बताएंगे कि जीएटी सेक्शन के लिए वो लोग कैसे तैयारी करें? जीएटी में भी आपके 3 सेक्शन है, इंग्लिश है, साइंस है और जीएस है। तो आपकी इंडिविजुअल इंग्लिश, साइंस और जीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? बच्चों को आप थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डाल देंगे। सर मैं शुरू करना चाहूँगा इंग्लिश से। इंग्लिश जो एनडीए की इंग्लिश है सर, वो पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है सर। आप कुछ ना पढ़ो, बस हर दिन प्रैक्टिस करते रहो सर, क्योंकि वहाँ पर जो भी स्पॉटिंग एरर्स है, ये सब आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही अच्छा होती जाएगी सर। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो अमर जैसा बता रहे हैं, प्रैक्टिस की बात बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अमर की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन्होंने खुद से इसको कबूला है कि ये थोड़े वीक थे इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है, लेकिन इन्होंने उस कमज़ोरी को इतना ज़्यादा अच्छे से पॉलिश करा कि इतनी प्रैक्टिस करी है उस चीज़ की, वो ज़्यादा थ्योरी के पीछे नहीं भागे हैं। इन्होंने इतने ज़्यादा स्पॉटिंग एरर लगाए हैं, इतने ज़्यादा ग्रामर सेक्शन से इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं कि अब इनके दिमाग में बैठ चुका है कि कौन सा एरर कहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अमर की परफॉर्मेंस कहाँ पर लैक कर रही है, कहाँ पर नहीं कर रही है। तो बाकी अब आप लोगों को इनसे सुनिए कि ये किस सेक्शन में कहाँ से कैसे नंबर गेन कर पा रहे थे। तो अब इनके मुंह से अब ये सुनिए। अब इंग्लिश का आप फिर से बता दीजिए, सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए। सर मेरे इंग्लिश में मैं तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था। मुझसे 10 क्वेश्चन भी इंग्लिश के नहीं हो पा रहे थे, पर मैं हर दिन प्रैक्टिस करते रहा, हर दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहा। भले ही शुरू में बहुत डिमोटिवेट भी होता था कि बहुत कम आ रहे हैं, पर सर फाइनली जब मेरा एनडीए का एग्ज़ाम आया तो मैं 50 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट कर लिया था सर, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में वीक था। अब साइंस की बात करें सर, तो मैं 11 और 12 में बहुत अच्छे से साइंस पढ़ी थी, और एनडीए जो भी पूछा वो बेसिक साइंस पूछा है सर, तो साइंस पर भी मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस था, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। बात रही जीएस की, तो जीएस बहुत ही वास्ट है सर, मैं भी बहुत ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस किया और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ही ध्यान देता था, जीएस और करंट अफेयर्स की। मैं आपको बीच में टोकूंगा। अब कुछ लोग बच्चों को वो होगा, डाउट होगा कि जीएस की प्रैक्टिस कैसे करें। अब मैं जब बोलूँगा बच्चों को तो बच्चे कहेंगे कि सर आप तो कुछ भी बोल के चले जाते हो। अब आप एज अ स्टूडेंट आप एनडीए क्लियर करके आए हो, तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड करो कि जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि जीएस की प्रैक्टिस करें, उसका मतलब होता है कि क्वेश्चंस के थ्रू आंसर्स को देखने की कोशिश करें। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ से हमारा पोर्शन लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बट इसको हम लोग थ्योरी में जब पढ़ते हैं तब हम लोग नहीं ढूंढ सकते, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि जीएस में क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की आप बात कर रहे थे, तो वो किस टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सर। थ्योरी आप कम पढ़ो, एक बार पढ़ो और 4 बार उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि सर क्वेश्चन के अनुसार ये होगा कि जो भी आपने थ्योरी पढ़ी थी वो बार बार माइंड में रिमाइंड होते रहेगा, और जो क्वेश्चन के रूप में स्पॉट करेगी सर वो हमेशा आपके दिमाग में फिट हो ही जाती है। बट अगर आप बार बार थ्योरी पढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ के निकल जाओगे, पर उस पर आपकी अच्छे से ध्यान नहीं जा पाएगी सर। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए। अब बात आते हैं साइंस के सेक्शन में। साइंस मेरा सब्जेक्ट है, आपको भी पता है। आप
बच्चों को ये बताइए, बच्चे पागलों की तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में फिजिक्स मतलब आईआईटी जेई लेवल की पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी उसी लेवल की पढ़ रहे हैं, बायो तो वो नीट की पढ़ने लग जा रहे हैं, और आपको भी पता है कि ये सब पूछा नहीं जाएगा एनडीए में। तो आपके हिसाब से बेसिक्स अगर बच्चे के स्ट्रांग है तो उसको साइंस सेक्शन के लिए किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए? सर साइंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़ा फार्मूला पूछ लेते हैं या बहुत बड़ा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। उनका मेन फोकस रहता है कि बच्चे का फंडामेंटल कैसा है, वो सारे लॉज को कैसे समझता है, साइंस को कैसे समझता है सर। और ये अगर आप सभी लॉज को अच्छे से समझते हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको डे टू डे लाइफ से बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन साइंस की नहीं हो रही तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रही है वो पूछा भी नहीं जाएगी। मेरे को बस यही लग रही है, क्योंकि साइंस बहुत ही आसान आता है एनडीए का। अब देखिए जैसा कि मैं बताता हूँ, क्लास में भी बोलता रहता हूँ कि एनडीए का जो साइंस का सेगमेंट है ये वैसा सेगमेंट नहीं है कि आपके से जेई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे या फिर नीट के क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वन लाइनर क्वेश्चन, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर न्यूमेरिकल भी आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। जैसे इस बार का ही क्वेश्चन ले लीजिए, पेंडुलम का टाइम का फॉर्मूला आया था, टाइम इज इक्वल टू 2π√L/g। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और उसमें किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। ज़बरदस्ती हर चीज़ के पीछे आप मत भागिए। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको साइंस में पीएचडी नहीं करनी है, आपको जीएस में पीएचडी नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो कि 4 सितंबर को आ रहा है। और हमारे सामने वही बच्चा बैठा हुआ है जिसने एनडीए का रिटन क्वालिफाई कर रखा, और ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ। जब उसने रिटन दिया उसको पता था कि वो क्लियर करेगा, और वो एसएसबी की तैयारी भी स्टार्ट कर चुका था। तो आप लोग अगर मोटिवेशन लेते हैं तो ऐसे बच्चों से लीजिए who are not the topper of the class, they are just an average student, और उसके बाद भी वो रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी सारे जो ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैं उन लोगों का रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आप उनमें से ना बनिए, आप वो बच्चे बनिए जो रिटन क्वालिफाई करके एक पड़ाव पार कर चुके हैं, अब एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको उनमें से होना चाहिए। वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन विद अमर। अमर, आपने बात करी मॉक टेस्ट की, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है। आप हर वीकेंड पे मॉक टेस्ट देते थे। आप ये बताइए आपके लिए ये मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा हेल्पफुल कारगर हुए हैं, या फिर मतलब आप बोलेंगे कि अगर आपके जो मार्क्स बढ़े हैं क्या वो मॉक टेस्ट की वजह से बढ़े हैं? ऑफकोर्स सर, अगर मेरे प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट पार्ट कहूँ तो वो मॉक टेस्ट थी सर। मैं मॉक टेस्ट को सिर्फ दिया ही नहीं, बल्कि मैं कुछ यूँ कर रहा था कि जो मेरे क्वेश्चन बन रहे हो तो बन ही रहे हैं, पर उससे मेरे को ये पता चल जाता था कि मैं वीक कहाँ पे हूँ सर, या फिर जो क्वेश्चन नहीं बने मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था, उसे बार बार प्रैक्टिस करता था सर। और ऐसे होता था कि अगला बार जो थोड़ा बहुत वीक पॉइंट थे वो क्लियर हो गया, और ऐसे बार बार मॉक टेस्ट करने से मेरे जो भी वीक पॉइंट थे लगभग सारे क्लियर हो चुके थे सर। नाउ देखिए, मॉक टेस्ट जो हम लोग बताते हैं कि आपका हर वीकेंड पे मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है, उसका रीज़न यही है। उसका रीज़न ये है कि आप पेपर पैटर्न से एकदम वाकिफ़ हो जाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या आपको पढ़ना एक्चुअल में चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, आप पढ़िए वो जो पेपर में आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, जो लोग यहाँ पर तैयारी करने नहीं आ पा रहे हैं, जो अपने घर पे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उससे एनालाइज करिए कि आप लोग की प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड करती है। कोई भी एक प्रीवियस ईयर 2017, 18, 19 कोई भी एक पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करने बैठ जाइए। देखिए कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ पर है, आपको आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपको कितना आता है, और आपने जिस लेवल की तैयारी करी है क्या उससे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है या फिर उससे कम की ज़रूरत है। पता चला आपने फिज़िक्स में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कर रखे हैं और वो आते ही नहीं हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस इस टाइम पे एट दिस मोमेंट आपको करना चाहिए। अब अमर एक बात बताओ, काफ़ी सारे बच्चे आपके साथ के भी होंगे जिन्होंने आपके साथ प्रिपरेशन करी है, आपके बैचमेट, हमारे सारे स्टूडेंट्स ही। अब बताओ उनमें से कई बच्चों का नहीं रिटन क्लियर हुआ, तो उनसे क्या कमी रह गई होगी जो आपने उनसे ज़्यादा अच्छा करा, या फिर आपका रिटन में नाम आ गया उनका नहीं आया, तो आपके हिसाब से वो कहाँ पर लैग कर रहे होंगे?
सर किसी की कमी कोई और नहीं बता सकता है, वो खुद ही अपना कमी जान सकता है सर। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। आप खुद को पहचानें कि आप कहाँ पर मजबूत हो, कहाँ पर कमज़ोर हो, और आप एक खुद ही कर सकते। कोई और दुनिया में और भी कोई भी नहीं है जो कि आपका कमी बता सकता है। आप खुद अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और देखें कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो और उसे आप मजबूत कर ले, आपके आप कॉस्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसा मैं आपको सुबह लाइव सेशन में भी बोला था कि अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बस ये बोल दें कि कोई नहीं, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ है और बस अब मैं हार मान लूँगा। नहीं, दिल पे लो ये बात। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई होगी, और उसका इंट्रोस्पेक्शन, जैसा कि अमर ने बताया, आप इंट्रोस्पेक्शन करो कि कौन सा सेक्शन था जिसमें कमी रह गई है। आप उसमें अपना देखिए कि अब जो 4 सितंबर का पेपर होना है उसमें आपको कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, कौन से सेगमेंट में आपको नंबर ज़्यादा लाने हैं, कौन से सेक्शन में आपको करने की ज़रूरत है, और आपका काम हो जाएगा। नाउ अमर, इट वॉज अ नाइस इंटरेक्शन विद यू एंड आई जस्ट प्रे दैट यू क्लियर योर SSB ऑल्सो दिस टाइम एंड होप टू सी यू सून इन NDA खड़कवासला। जल्दी से जल्दी आप NDA खड़कवासला जाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और हमारी एकेडमी का नाम रोशन करिए। कुछ लास्ट वर्ड्स बोलना चाहेंगे बच्चों को? यस सर, मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ सर कि इसी तरह फिर से SSB रिकमेंड होने के बाद आपके सामने इंटरव्यू देने आऊँगा। इट विल बी अ प्लेजर ऑफ हैविंग यू इन फ्रंट ऑफ मी। और उससे ज़्यादा ब्रिगेडियर सर, मैं या फिर पूरे ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी से जितने भी लोग हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ अमर। और बाकी बच्चों का भी इंटरव्यू आता रहेगा। आप लोग ट्यून इन रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। हम लोग आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू देंगे, बच्चों का पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करेंगे। अभी इनका खुद का पर्सनल मॉक इंटरव्यू होने वाला है ब्रिगेडियर सर से, तो उसी के लिए ये ड्रेसअप होके आ रखे हैं। बस मैंने इनसे कुछ मिनट उससे पहले ले लिए हैं कि उस इंटरव्यू से पहले एक जनरल टॉक हो जाए हम दोनों के बीच में, और जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए कि आप लोगों को अब अपनी स्ट्रैटेजी 4 सितंबर के पेपर के लिए कैसे बनानी है। सो जय हिंद बच्चों, थैंक यू सो मच। Stay tuned with our YouTube channel, Brigadier Defense Academy.